डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि गजा में इसराइल के खिलाफ जो जंगबंदी से मुतालिक हमास के फैसले का आइंदा 24 घंटों में पता चलेगा? नहीं, 24 घंटे तो उन्होंने कल रातों कहा था। जी। ये ऐलान तो अभी किसी वक्त भी हो जाएगा। और इसमें देखना ये है कि एक बड़ी इसमें दिलचस्प बात है, वो ये है कि जो सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान, बड़ी ज़बरदस्त टीम्स हैं ये जो यूएई के वज़ीर ख़ारजा और जो सऊदी अरेबिया, कतर, इन ममालिक की ये जो नेक्स्ट जनरेशन के जो लीडरशिप आई है ना, इसके बारे में एक ज़माने में बड़ा तासुर कायम कर चुका था मगरबी मीडिया और ज़रा अबलाग के जी ये जो यंग जो नई जनरेशन होगी, ये जो इनके फाउंडर्स थे इन रियासतों के, जो यंग जनरेशन है, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, ये सारे मुल्कों की बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी, कमाल के लोग, कमाल। और बहुत इनकी ज़बरदस्त आपको नज़र आती है। तो सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान, डायनेमिक पर्सनैलिटी, वो मॉस्को में है आज, और मॉस्को में है, और उनकी मॉस्को में मुलाकात जो है वो वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव से हुई है। हो सकता है खामोशी से पुतिन से भी हो जाए। और उनसे सवाल ही पूछा गया वहाँ पे कि भाई अच्छा आप देखें, फैसल बिन फरहान जो है वो मॉस्को में है ये गजा सीज़ फायर से पहले, और पुतिन ने मसला उठाया मिडिल ईस्ट का भी और ईरान का भी मसला उठाया। अच्छा, उनसे फैसल बिन फरहान से जो सवाल हुआ कि जी ये नॉर्मलाइजेशन और आपके इसराइल से ताल्लुक, उन्होंने कहा हमारे इस वक्त एक ही हमारे ज़हन में बात है, और वो परमानेंट सीज़ फायर है, परमानेंट सीज़ फायर है, और उस तरफ हम बात कर रहे हैं सामने। इसी दौरान एक और अजीब बात हुई, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद जो हैं प्रिंस खालिद, वो अमेरिका में है, यानी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे है, वो अमेरिका में है, और अमेरिका में उनकी प्रेसिडेंट ट्रम्प से गालिबन मुलाकात हुई है, या उनके पैटी एग्जिट से मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात हुई है। लेकिन मुलाकात होते ही उन्होंने फिर ईरान के जो आर्मी के चीफ हैं उनसे टेलीफोन पे बात की है, अमेरिका से। और कोशिश ये हो रही है, अब आप देखें ये बड़ा एक गंभीर मामला है, कोशिश ये हो रही है कि अगले हफ्ते अमेरिका जिसने अभी हमले किए हैं 125 तैयारे लाके ईरान पे, और उनका फर्दो और ये सारे जो जंग छिड़ी है 12, और आगे से इन्होंने इसराइल को ऐसी तैसी तबीयत साफ की है। कोशिश ये हो रही है, सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहा है कि वो ईरान और अमेरिका की बातचीत दोबारा शुरू हो जाए अगले हफ्ते ओस्लो में। वो जो ओमान में ख़त्म हुए थे डायलॉग, वो वहाँ शुरू हो जाए, दोबारा न्यूक्लियर पे बातचीत शुरू हो जाए, तलखी ख़त्म हो जाए। तो वो जो प्लान था ना कि यहाँ पर मुल्कों के दरमियान कशीदगी पैदा हो जाएगी और कोई एक मुल्क एक तरफ खड़ा हो जाएगा, एक तरफ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है, जो मुख्तलिफ ज़ायनिस्ट और जो लड़वाने वाले यहाँ पे लोग बैठे हैं उनकी तरफ से इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है कि वो करीब आ गए हैं, ये सारे मुल्क जो हैं, ये सारे मुल्क करीब आ गए हैं। अच्छा, अचानक जो है इसी दौरान वो अहमद शरा की तरफ से एक मुतालबा आ गया है कि वो ऐसा है कि 1974 की जो इसराइल के साथ हम जो भी हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी, तो इसराइल को ये गोलान की पहाड़ियाँ छोड़नी होंगी। तो वो गोलान की पहाड़ियाँ 1974 का उन्होंने ये डाल दिए दरमियान में। अल अरबिया को कॉल कर रहा हूँ कि ये 25 सीरिया सेज के रेडी टू वर्क विद यूएस, अमेरिका के साथ काम करने को तैयार हूँ, रिटर्न टू 1974 डिसंगेजमेंट। 25 स्लाइड अगर हम दिखा सकें, डिसंगेजमेंट डील विद इजराइल, वो उसमें गोलान की पहाड़ियाँ भी वापस, वो सारे वो जो था ना कि गोलान दे देंगे, ये होगा वो होगा, वो इसका वो भी गया। और इसमें इन्होंने ना सिर्फ अपनी बात कर ली बल्कि लिबनान की भी साथी कर लिया अहमद शारा ने, क्योंकि अगर 1974 पे आप जाते हैं वापस, इसराइल जाता है, तो फिर तो ये तो गोलान की पहाड़ियों में, तो फिर लिबनान का केस भी इन्होंने प्ली कर दिया आगे अहमद शारा ने। तो वो अब नेतन्याहू सोच रहा है कि एक मिनट ठहर जाए, ये क्या हुआ है, ये क्या हो क्या रहा है। मतलब, और अब जो है वो अगर ये हमास के लोग जो हैं, अच्छा हमास की लीडरशिप की मुलाकात हुई है टर्की में, और टर्की की आला क़यादत से उनकी, और वहाँ पे इंटेलिजेंस की सर्विसेज से भी, बाकी लोगों से भी हमास की मुलाकात हुई है, लीडर्स की।
और वहाँ पर भी हुई है, कतर में भी हुई है, सऊदी अरेबिया भी एक्टिव है, पुतिन भी एक्टिव है, चाइना भी दरमियान में है। वो तो अब नेतन्याहू ये सोच रहे हैं बैठा हुआ कि यार एक मिनट, ये अगर हाँ कर दी हमास ने तो इसमें मेरे साथ हाथ ना हो जाए कोई, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस आ रही है इसमें बाकी लोग आ रहे हैं, ये लोग बाहर निकल जाएंगे, कुछ डिसएंगेजमेंट्स वगैरह आगे पीछे दाएं बाएं। तो अब वो ये जो जिस पे तय कर चुका था वो नेतन्याहू, जिस पे तय कर चुका था ट्रंप के साथ, और ट्रंप साहब ने जिस पे हमास की तरफ भेज दिया था और हमास ने हाँ या ना करनी है, उससे अब नेतन्याहू भाग रहा है। लेकिन नेतन्याहू भागने से यहाँ से पकड़ा ट्रंप ने कि इसमें क्या चीज़ है भाई, अभी तो इसमें कोई इब्राहिम एकॉर्ड नहीं है, कोई इसमें तस्लीम करने का किस्सा ही नहीं है। इसमें जब आगे जाके 60 दिनों की बात होगी, उन 60 दिनों में अगर ये सारे कैदी, यरगमाली, फौजों का विड्रॉल, ये सारा कुछ हो गया, तो फिर वो फ़लस्तीनी रियासत जो है वो किस शक्ल में आएगी, वहाँ पर इस दौरान गज़ा में और मगरबी किनारे के अंदर कौन से ममालिक की फ़ौजें होंगी, किस तरह से होगा, क्या वो अभी बहुत बात की बात है। अभी तो अहमद शारा ने कह दिया कि 1974 की ये गुलाम की पहाड़ियाँ भूल जाएं। नेतन्याहू अपनी तरफ से मुतमईन बैठा होता कि ये तो चलो मैंने तो कम से कम सीरिया को तो अपने हाथ में लिया, तो सीरिया होता खड़ा हो गया इन वक्त पे। तो अब ये जो है, अब वो ये सोच रहा है कि अगर ये हमास की तरफ से हाँ हो गई तो क्या होगा, ना हो गई तो क्या होगा, ना हो गई तो फिर जंग। तो इस वक्त क्या जंग, कैसे, मतलब क्या वो कत्लेआम, मजीद कत्लेआम, इसको आपके ख्याल से मौजूदा सूरत हाल में वो कहेंगे अच्छा कत्लेआम करो, आज फिर उसने लोग शहीद किए। तो हमास अगर हाँ कर दे दी है तो फिर वो सोच रहा है कि इसके पीछे क्या ट्रैप है। वो नेतन्याहू सोच रहे हैं कि इसके पीछे क्या ट्रैप हो सकता है कि अगर हमास हाँ कह दे कि ठीक है मैं मंजूर है और सीज़फायर हो जाए फौरी तौर पे। अच्छा, जो कैदी रिहा होने हैं उनकी कंडीशन रख ली हमास ने अपने हाथ में कि इनको हम भी पहले रिहा करेंगे, इनको बाद में करेंगे। जो नेतन्याहू को नहीं होता है ना कि पहले 5 कौन से छोड़े जाएंगे बाद में कौन, तो वो सारे उधर, और साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा लाले मरसबंदर, तो ये और फौजों का विड्रॉल इस दौरान नॉर्थ गजा से। और ये नेतन्याहू ज़रा इस वक्त परेशानी के आलम में चला गया है कि ये अहमद शरा ने क्या किया, और सऊदी अरेबिया जो है वो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा अगले हफ्ते ओस्लो में मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। और ये मैं यहाँ 23 कोट कर रहा हूँ एक्सिस को, यूएस प्लान्स न्यूक्लियर टॉक्स विद ईरान 23 इन ओस्लो नेक्स्ट वीक। अब मुझे अब ये बताएं कि ये कौन से ईरान के साथ जिस पे अभी जंग खत्म हुई है अमेरिका की, उनसे इसराइल को साइड पे फेंक के दोबारा अमेरिका चाह रहा है कि मैं बातचीत शुरू करूं। इसराइल है ही नहीं इसमें, वो नेतन्याहू कहीं है ही नहीं, उसको वो कह रहे हैं कि अच्छा हमने फतह कर ली, हासिल कर ली, ये देखो 2 ज़बरदस्त मुल्क हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहा है हम और ईरान हमने मिलके इसराइल को तबाह बर्बाद कर दिया, फलां कर दिया। और अगले हफ्ते ये अब टाइम्स ऑफ इसराइल 24 यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक टू रिज्यूम इन ओस्लो नेक्स्ट वीक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वॉर। ओ भाई ये क्या है, ये क्या है ये क्या है। उधर वो कह रहे वो फतह का ऐलान हो रहा है, उधर वो उनके साथ टॉक्स हो रही हैं, वो कह रहे हैं फुर्दा में इंडस यूरेनियम कहाँ गया, वो कह रहे टॉक्स हो रही हैं, सऊदी अरेबिया करवा रहा है। दूसरा जो मामला है, अब ये तो इंतजार करते हैं कि भी हमास आज क्या करती है, तो कल हम बात कर लेंगे इसके ऊपर। लेकिन उसके साथ जो मामला है, इंडिया का मामला कुछ फंस गया है, और मैं उसकी वजह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ही बताएंगे खुद कि क्या हुआ है, उनके साथ क्या हो रहा है और वो क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि चाइना की तरफ से कल तो बात हुई थी ना कि उन्होंने एलामिया जारी किया था दलाई लामा पे, इंडियन मीडिया कोट कर रहा हूँ, चाइना अर्जेस 27th, चाइना अर्जेस इंडिया टू एक्ट कॉशियसली मिड-रो ओवर दलाई लामा सक्सेशन प्लान। चाइना ने बाकायदा इंडिया को कहा है, ठीक है, उनके स्पोक्स पर्सन ने, चाइना की जो स्पोक्स पर्सन है, कि बहुत एहतियात करना है इसके ऊपर, दलाई लामा वाली जो बात कर रहे हो उसमें बहुत एहतियात कर रहा है। चाइना की थोड़ी बात को बहुत समझना चाहिए। द हिंदू 28th, चाइना वॉर्न्स इंडिया अगेंस्ट इंटरफेयरिंग इन तिब्बत मैटर्स, वॉर्न्स। मैंने कहा नहीं, ये बगैर मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इस वक्त इनकी फॉरेन पॉलिसी कौन बना रहा है, कौन चला रहा है, क्या कर रहा है, किस रुख पे जा रहे हैं, बगैर वजह के उनके ताल्लुकात बेहतरी होती खित्ते में। तो फिर इंडियन एक्सप्रेस 29th, चाइना वॉर्न्स इंडिया, क्योंकि वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अपनी अथॉरिटी को बैक किया, तो वो बीजेपी के हैं, तो उसके बाद वो चाइना ने वॉर्न कर दिया इंडिया को। बस इतनी बात ही चाइना करेगा, इसके बाद जो है वो मुझे नहीं पता कि क्या आगे और किस तरह से मामला जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इनके टैरिफ के मामले फंस गए।
ये कि कॉन्गो में हैं, पता नहीं कहाँ पे हैं, कहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो हैं मौजूद हैं। इनकी टीम वापस आ गई है, डील फाइनल किया, मगर टैरिफ पे डील नहीं हुई, और टीम वापस आ गई है इंडिया। अच्छा, और उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भी तड़ी लगा दी आज। वो डील फेल हो गई है तो प्रेसिडेंट ट्रंप को तड़ी लगा दी है। और टाइम्स ऑफ इंडिया अब ये 42 मैं नहीं समझ पा रहा ऑनेस्टली। मैं इंडिया की, कई दफ़ा होता है ना आप कुछ गैस करते हैं, इवन यूक्रेन क्या सोच रहा है, मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी का कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं। 42 डोंट मेक डील्स, अरे डोंट मेक डील्स ऑन डेडलाइंस। ये 9 तारीख को पूरी दुनिया में, अच्छा ये उनकी जो है वो तारीख करीब आ गई तो कह रहे हैं कि डेडलाइन नहीं बनाओ। उसके बाद जो है वो बिजनेस टुडे, काउंट डाउन टू जुलाई 9th, 43rd इंडिया ट्रेड टीम रिटर्न्स फ्रॉम यूएस, डील प्रोग्रेस अवेटेड। ये करके कि ये क्या है, इसको क्यों नहीं इन्होंने किया? देखिए ना, इसको क्यों नहीं किया? इसमें दरमियान में अच्छी खबर से रिपब्लिक वाले दे रहे हैं 45th, उनका बहुत शुक्रिया, रिपब्लिक टीवी जो है उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया, और ये बड़ी अच्छी उनकी तरफ से बात है ये, और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। 45th इंडिया पाकिस्तान हॉकी टीम टू ट्रेवल टू इंडिया फॉर एशिया कप इन अगस्त, हॉकी इंडिया कन्फर्म्स टू रिपब्लिक टीवी। ये 45th है, तो पाकिस्तान की टीम वहाँ जाके हॉकी खेलेगी, और ये बड़ी अच्छी बात है। तो पॉज का बटन दबा रहेगा, यकीनन ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान की टीम हॉकी खेल के वापस आ जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दौरान वो बटन जो है वो दबा का दबा ही रह जाएगा। उसके बाद जनाब ये आप, मैंने आपसे कहा ना कि इनका जो फाइनेंस का मसला है वो क्या मसला है। ये इंडिया टुडे 37 टैरिफ ड्रामा, मैं उनके सिर्फ पेपर्स पढ़ रहा हूँ, और मैं, आप यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह दुनिया को कैसे, अगर अमेरिका के साथ ये हैं, चाइना से इन्होंने पंगा ले लिया, दलाई लामा समेत, एससीओ समेत, क्वाड समेत सारा, तो फिर ये क्या है? 37 टैरिफ ड्रामा 2.0 इंडिया लास्ट पुश टू सील यूएस ट्रेड डील विद ट्रम्प। वो भाई कर लेते ना, मतलब इसको करें ना ख़त्म। अच्छा, इंडिया प्रपोज अब ये रिटेलिएशन जवाब देंगे, ये बहुत गलत पॉलिसी है। पता नहीं इनको किसने कहा है कि ये 38 जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस वाले कह रहे हैं कि रिटेलिएट करेंगे, ऑटो टैरिफ्स लगाएंगे अमेरिका के ऊपर, और ट्रंप को इन्होंने बताया है कि जी 2.8 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, तो रिटेलिएटेड ये अमेरिका पे टैरिफ लगा देंगे। ये सब क्यों, ये क्या कर रहे हैं इस वक्त? ये मतलब कैसे? द हिंदू इंडियाज कंसर्न शेयर विद यूएस सेनेटर, वो जो वहाँ पे लिंडसे ग्रैहम का जो बिल है, जो 500% टैरिफ अलग लगने हैं इंडिया पे, द हिंदू वो इन्होंने शेयर किया है लिंडसे ग्रैहम से। तो वो जयशंकर चूँकि वहाँ पे मौजूद थे क्वाड के लिए, तो उनकी बात हुई है, तो वो भी बात नहीं बन रही। विल क्रॉस दैट ब्रिज, अच्छा एक तो ये इतना घिसा फटा जुमला, मैं बहरहाल इनकी तरफ से हमारे यहाँ भी बहुत यूज़ होता है, विल क्रॉस द ब्रिज, ठीक है ना, व्हेन वी कम टू इट, उतना जब ओके लोग हैं वो यार वो मर जाएंगे सामने, विल क्रॉस द ब्रिज, जब पहुँचेंगे तो वो इस तरह के जुमले जो है ना, जज्बाती जुमले। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, भाई ये तो आ रहा है परसों, इसको हल करें ना इस मसले को। 40 स्लाइड जयशंकर जी कह रहे हैं 500%, वो टैरिफ अलग है, ये टैरिफ अलग है, जो 26% या 20% या 30% ये टैरिफ अलग है, वो 500% अलग है कि रशिया से आपने ऑयल ख़रीदा या कुछ भी। और फिर इकोनॉमिक टाइम्स कह रहे हैं इंडिया टीम बैक फ्रॉम यूएस 41st ट्रेड टॉक्स टू कंटिन्यू कैसे होंगी जो वापसी होगी वहाँ से। ये मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा कोई इनके दरमियान कोई, या तो मतलब मैं इसको कुछ कहना नहीं चाहता। देखें 35 देखें आप ज़रा, इंडिया प्रपोजेस रिटेलिएटरी ड्यूटीज एट वर्ल्ड ट्रेड बॉडी अगेंस्ट यूएस। ये कैसे, ये क्या, ये क्यों, ये क्यों लड़ रहे हैं अमेरिका से? अमेरिका से भी लड़ रहे हैं, चाइना से भी लड़ रहे हैं। द हिंदू एट WTO 36 इंडिया प्रपोजेस रिटेलिएटरी ड्यूटीज अगेंस्ट यूएस। अमेरिका से, यानी आपने तो एक ज़बरदस्त डील बना, आप उनके यहाँ पे उनके आप क्वाड का हिस्सा, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा जो इस वक्त इंडिया कर रहा है, इंडिया और अमेरिका के दरमियान हो रहा है। सारे मुल्कों के मामला तय हो गए, कुछ को वो ख़त लिखेंगे, वो 1-2 दिन के अंदर वो मामला तय हो जाएंगे। इंडिया कह रहा है हम जवाब में आप, यानी डिप्लोमेसी, फिर क्वाड है, फिर वो दलाई लामा को रख लिया है, चाइना वहाँ से कह रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है सवाई इस बात के कि पाकिस्तान की हॉकी टीम आ जाके इंशाल्लाह खेलेगी,
इसके अलावा कोई अच्छी खबर तो वहाँ से नहीं आ रही। बाकी ये कि ये और वो SCO का ब्लॉक, अब देखें ना, ये जो सार्क का ब्लॉक है, उसके साथ SCO का ब्लॉक बड़ा हो गया, उसके साथ ये जुड़ जाएगा होपफुली ये जो ECO का ब्लॉक। इस पूरा जो रीजन है, इस रीजन में सब एक आवाज़ के साथ सामने आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान भी, अफगानिस्तान भी, सारे मुल्क एक आवाज़ के साथ, ये जो ग्लोबल साउथ है, ये ग्लोबल साउथ को, ये चाइना, रशिया, ये सारे मुल्क, सेंट्रल एशिया, इसमें आप देखते चले जाएं कहाँ तक मुल्क जाते हैं। इसमें ये मिडिल ईस्ट भी आ जाएगा, इसमें वेस्ट एशिया भी आ जाएगा, इसमें अफ्रीका भी, बहुत सारे मुल्क आ जाएंगे। अब इसमें जो है वो एक तो इन्होंने चाइना से एक मामला अमेरिका के साथ जाके इन्होंने, और वो भी दलाई लामा, यानी या तो होना क्या भाई, आप कोई F-35 उनसे ले रहे हैं फ्री, आपको कुछ कर रहे हैं, कोई टैरिफ आपको फ्री कर दिया उन्होंने, कुछ कर दिया, मतलब उन्होंने आपको नेटो में सब बना लिया, कोई मतलब कहीं कोई चीज़ हो ना, आप कह रहे हैं उनसे कि जी दलाई लामा को हम रखेंगे। भाई गलवान पे या पहले LAC के जो मामलात होते रहे, उसमें दलाई लामा के लिए अमेरिका आएगा, ये आया था कभी? बल्कि अमेरिकन ने तो खुल के बात भी नहीं की दलाई लामा के लिए। उन्होंने बात नहीं की कि हमने कहा है दलाई लामा से, या हमने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को आप पूछें कि दलाई लामा, कहेंगे कहाँ है दलाई लामा। मतलब इन्होंने पता नहीं किस सतह के ऊपर इन्होंने वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे इन्होंने बात करके और दलाई लामा को यहाँ पे, और चाइना का जो रिस्पांस आ रहा है आगे से वो बगैर वजह के आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को अब हम क्या कह सकते हैं सवाए इसके कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को, उनके लोग जो हैं वो प्रेशर डालें, उनके लोग प्रेशर डाल भी रहे हैं, लेकिन वहाँ चूँकि बात शायद नहीं सुनी जा रही है, कोई जवाब नहीं है किसी बात का, तो वो एक ऐसी जगह इंडिया को ले जाके खड़ा कर दिया उन्होंने कि उधर से चाइना, उधर से अमेरिका, उधर से रीजन, उधर से बांग्लादेश, उधर से नेपाल, उधर से ईरान, उधर से तुर्की, उधर से अजरबैजान, उधर से रशिया, उधर से, और आखिर में सारे छोड़ दें आप तो प्रेसिडेंट ट्रम्प एक तरफ, तो मतलब वो भी उधर, तो उनसे भी पंगा। और ये आगे से ये जो बात उन्होंने की है ना कि हम जवाबी टैरिफ आयद करेंगे अमेरिका, भाई ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। मेरा ख्याल था कि शायद इनकी बात जो है वो किसी जगह रुकेगी, लेकिन ये है कि अगर हमारे ऊपर टैरिफ आयद कर दिए तो हम WTO में अमेरिका पे, ये तो फिर बात बहुत ख़राब हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसे गुरेज करना चाहिए। और अब जयशंकर चूँकि यहाँ वहाँ से वापस आ गए तो मुझे नहीं पता अब ये मामला तो और कौन ठीक करेगा। तो देखते हैं कि अगले 24 घंटों में ये हमास के हवाले से क्या खबर सामने आती है। लेकिन ये नेतन्याहू बहरहाल इस बात पे परेशान है कि ये अमेरिका जो है एक तरफ तो हमारे साथ जश्न मनाएगा मेरे साथ बैठ के प्रेसिडेंट ट्रम्प, और अगले हफ्ते उसके फ़ौरन बाद ईरान से दोबारा मुज़ाकरात करने जा रहे हैं।